हम अपनी पहली खबर पर, कल का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी दैट आदित्य L1 नाउ इन हालो ऑर्बिट। आदित्य L1 जो है वो कहां पर पहुंच गया? अपने हालो ऑर्बिट में पहुंच गया। अब आपने न्यूज़ पढ़ ली, ठीक, हमें यह देखना है कि इस न्यूज में, इस खबर में क्या चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, किन चीजों को हमें ध्यान देना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग इरा। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, ठीक, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, ये आदित्य L1 है क्या? तो आदित्य L1 अगर आप देखोगे तो एक्चुअली एक मिशन है। ठीक है, आदित्य L1 क्या है? एक मिशन है। किसने भेजा? मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो एक अंतरिक्ष यान। ठीक है, एक तरीके का एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमने कहां पर भेजा है? स्पेस में भेजा है, अंतरिक्ष में भेजा है। किसने भेजा? तो याद रखेंगे इसरो ने। अच्छा देखो, हिंदी वाला थोड़ा सा यहां पर मुझे लग रहा है कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है हिंदी का, बट टेंशन मत लीजिएगा, आप लोगों का जो पीडीएफ आएगा, ठीक है, उस पीडीएफ में हम इस चीज को एकदम करेक्ट करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो इसरो ने एक तरीके का एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसे स्पेस में, अंतरिक्ष में भेजा। कब भेजा? सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेट इसमें क्या आ जाती है? 2 सितंबर 2023, 2 ऑफ सितंबर 2023। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को भेजा था। 2 सितंबर से ये जो हमारा आदित्य L1 है, ये स्पेस में क्या है? स्पेस में चल रहा है। सैम कह रही हैं आई थॉट सर इट इज इन तमिल लैंग्वेज। नहीं, वो लैंग्वेज मुझे आती नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आप लोगों को, है ना। आदित्य L1 2 सितंबर को भेजा गया और ये तब से चलता रहा और 127 दिन, 127 डेज चल करके ये अभी 6 जनवरी को कहां पर पहुंचा है? जहां पर इसे पहुंचना चाहिए, जो इसका ऑर्बिट है, जो इसकी कक्षा है। ठीक है, तो याद रखेंगे आदित्य L1 को कब भेजा गया? 2 ऑफ सितंबर को। किसने भेजा? इसरो ने लॉन्च किया। कितने दिन की यात्रा, कितने दिन की जर्नी कवर की है? 127 डेज। ये सब आपके पीसीएस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ना, वहां पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है कि किस रॉकेट से भेजा गया। देखिए, जैसे आदित्य L1 मैंने कहा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, ठीक। तो अब किसी भी उपकरण को अगर आपको स्पेस में भेजना है ना, अंतरिक्ष में भेजना है, तो आप भेजेंगे कैसे? तो रॉकेट यूज किए जाते हैं, ठीक, रॉकेट का उपयोग किया जाता है। गुड मॉर्निंग फरहान, गुड मॉर्निंग नाजिम। अच्छा, मैं सभी लोगों से एक बार फिर कहूंगा, फटाफट इस लिंक को शेयर कर दीजिए क्लास का, ताकि और लोग भी क्लास के साथ जुड़ सकें। ठीक है, फटाफट ये काम करेंगे। तो चलिए, रॉकेट कौन सा इस्तेमाल हुआ? PSLV XL। अब यहां पर हो सकती है गड़बड़। गड़बड़ क्या हो सकती है? मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा गया कि आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। आप याद करके जाओगे PSLV XL, लेकिन XL क्या है ना, ये एक कैटेगरी है। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV को क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। गुड मॉर्निंग कलीम, विक्की, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट लिंक शेयर करेंगे, जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ें। ठीक, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक, एक्सेल। एक्सेल क्या है? कैटेगरी है। जैसे मैं बता दूं, PSLV CA है, ठीक है, PSLV HP है, PSLV XL है। ये सब PSLV के क्या है? टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए, विशेष रूप से पूछा जाए कि कौन सा रॉकेट था, तो रॉकेट का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। रॉकेट का नाम क्या आ जाएगा? PSLV C57। ये नाम याद रखिएगा। इस रॉकेट से क्या किया गया था? भेजा गया था PSLV C57 से। ठीक है, तो लॉन्च कब हुआ है? 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। कितने दिन की जर्नी, कितने दिन की यात्रा थी? 127 डेज की। ठीक है,
127 डेज की। अब बढ़ते हैं आगे। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो सन को स्टडी करने के लिए गया है। ठीक है, सन का अध्ययन करने के लिए गया। अभी तक हम लोगों ने जैसे चंद्रयान सुना होगा, आप लोगों ने मंगलयान सुना होगा, तो मंगलयान मंगल ग्रह के लिए था, चंद्रयान चंद्रमा के लिए था, मून के लिए था। आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट मिशन है, इसरो का पहला मिशन है जो हमने भेजा है किसको स्टडी करने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज और आती है। अब वो पॉइंट क्या है कि जब हम आदित्य L1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, आदित्य L1 की अगर आप बात कर रहे हो तो आदित्य L1, यहां पर थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए कि आदित्य L1 बनाया किसने। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि किसने डिजाइन किया। ठीक है, किसने डिजाइन किया, किसने निर्माण किया, तो इसमें एक नाम आपको याद रखना है, UR राव। ठीक है, सैटेलाइट सेंटर। ठीक है, सैटेलाइट सेंटर, UR राव सैटेलाइट सेंटर याद रखेंगे। मतलब एक तरीके से आप कहोगे कि इसरो का ही अपना एक संस्था है, इसरो का ही अपना एक इंस्टीट्यूशन है, UR राव सैटेलाइट सेंटर। और कहां पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो इसने आदित्य L1 को क्या किया है, बनाया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से हिंदी जो है वो एकदम हाँ ऐसी लैंग्वेज में लिखी हुई है जो आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगी। अब दूसरा आया कि ये हालो ऑर्बिट क्या होता है, और एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लैग्रैंज पॉइंट। जैसे न्यूज जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें क्या लिखा होगा कि आदित्य L1 कहां पर पहुंचा, L1 पॉइंट पर पहुंचा है, L1 पॉइंट के हालो ऑर्बिट में पहुंचा। तो ये है क्या, ये हालो ऑर्बिट क्या होता है, ये लैग्रैंज पॉइंट क्या होता है। तो इसमें आप देखोगे ये जो इमेज है, ये जो फोटो आपको दिख रही है, इस फोटो में देखिए L1 क्या है, हमारे स्पेस में, अंतरिक्ष में एक बिंदु है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि ये बिंदु क्या होते हैं। L1 क्या है, अंतरिक्ष में एक बिंदु है। और हालो ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि उस बिंदु के चारों ओर, उस पॉइंट के चारों ओर मिलने वाला एक ऑर्बिट, एक कक्षा। ऑर्बिट मतलब, ऑर्बिट या कक्षा का मतलब होता है एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा पाथ जिसमें कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, जर्नी करता है, यात्रा करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो हालो ऑर्बिट मतलब ये L1 एक बिंदु है। अब इस बिंदु के चारों ओर ये एक मार्ग है, ये एक पाथ है जिसमें आदित्य L1 क्या करेगा, आदित्य L1 इसका चक्कर लगाएगा, घूमेगा। तो इसी को क्या कह रहे हैं हम, हालो ऑर्बिट बोल रहे हैं। और देखिए यहां पर एक चीज लिखी है, हालो ऑर्बिट के बारे में क्या लिखा है कि 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है। 3 डायमेंशनल मतलब 3 जिसके आयाम हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ठीक है, मोटाई हो। तो अगर 3 आयाम उसके अंदर होंगे तो उसी को हम क्या कह देंगे, 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है। ठीक, आप किसी भी चीज को अगर देखोगे, आप अपने कमरे को या स्पेस को, किसी भी चीज को देखो, 3 डायमेंशनल चीजें देखने को, जैसे आजकल मूवी नहीं देखते हो, बहुत सारी मूवीज आती है 3D में। एक मूवी आप देखने जाते हो जो 2D में होती है ना, और जब 3D मूवी आ जाती है तो उसमें एक अलग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो वैसे ही ये क्या है, 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है। ठीक, फिर एक चीज यहां से इंपॉर्टेंट आ जाती है कि भैया ये पहुंचा कब, 6 जनवरी 2024 को। ठीक है, 6 जनवरी 2024 को। कितने दिन तक चला था, ठीक है, डिस्टेंस भी क्लियर कर दो सर, अभी अभी बात करेंगे कलीम, डोंट वरी। ठीक है, अभी हर एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा आदित्य L1 के बारे में, सारी चीजें आप लोग जान जाओगे। ठीक, तो ये हालो ऑर्बिट क्लियर है कि हालो ऑर्बिट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग इसी टेंशन में होंगे, हालो ऑर्बिट क्या है। ठीक, हालो ऑर्बिट मतलब जो पॉइंट L1 है उसके चारों ओर अंतरिक्ष में एक मार्ग है, ठीक है, एक कक्षा है, एक ऑर्बिट है जिसमें हमारा आदित्य L1 क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है, यहां तक हमने बात समझी।
अब हम आते हैं कि बार बार यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, L1, ठीक है, लेगरेंग पॉइंट कहते हैं उसको। तो ये लेगरेंग पॉइंट मतलब क्या हुआ, इस लेगरेंग पॉइंट का क्या मतलब है? तो अगर आप लेगरेंग पॉइंट की बात करोगे ना कि ये लेगरेंग पॉइंट क्या है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यह बताऊं कि जो शब्द आता है लेगरेंग पॉइंट, आप देख रहे हो ना, ये जो शब्द आप यहां पर देख रहे हैं, ये एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है, मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ आप बोल सकते हो। इटालियन फ्रेंच मतलब इनका संबंध इटली और फ्रांस से था। तो इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, और इनका नाम क्या था? जोसेफी लुइस लेगरेंग। ठीक, क्या नाम है? जोसेफी लुइस लेगरेंग। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये पीडीएफ के अलावा चीजें हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा ताकि करंट अफेयर्स के नोट्स भी आप लोगों के अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से बन पाए, ठीक है। अब आप कहेंगे इनके नाम के बेसिस पर ये लेगरेंग पॉइंट्स नाम क्यों दिया गया? देखिए, मैथ्स में एक प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम मतलब मैथ्स में कोई ऐसी चीज हो जो अनसॉल्व्ड हो, जिसे अभी तक सॉल्व किसी ने नहीं किया है। वो क्या थी? उसे कहते हैं जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम। तो इन्होंने, लेगरेंग ने क्या किया, उस जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम पर अपना एक पेपर प्रेजेंट किया। पेपर प्रेजेंट करने का मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक। और इसीलिए इनके नाम के बेसिस पर इन पॉइंट्स को क्या नाम दिया गया? लेगरेंग पॉइंट्स नाम दिया गया। तो लेगरेंग पॉइंट किसके नाम पर आता है? इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लेगरेंग के नाम पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम नाम की एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी, एक गणितीय समस्या थी, उसका समाधान, ठीक है, प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। क्लियर? अब हम चलते हैं कि ये लेगरेंग पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है। देखो, लेगरेंग पॉइंट्स अगर आप देखोगे ना, जैसे मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, एक तरफ हमारी अर्थ है और दूसरी तरफ है सन, ठीक है, एक तरफ अर्थ, दूसरी तरफ सन है। आप यहां पर एक इमेज भी देख सकते हो, ये आपको अपनी अर्थ दिखाई दे रही है, पृथ्वी है हमारी, दूसरा आप यहां पर देख रहे हैं ये हमारा सन है, ठीक। और जितनी भी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जितने भी ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में, ठीक है, जिनके पास मास होता है, जिनके पास द्रव्यमान होता है, भाई पृथ्वी का भी अपना एक द्रव्यमान है, सूर्य का भी अपना एक द्रव्यमान है, तो वो अपने मास की वजह से चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं उसको? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसका मतलब हमारी पृथ्वी भी चीजों को अट्रैक्ट करती है और हमारा सन, हमारा सूर्य भी चीजों को अट्रैक्ट करता है, ठीक। अब आप अंतरिक्ष में अगर किसी चीज को लेकर के जाते हो, तो अंतरिक्ष में अगर वो चीज होगी तो इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी भी उसे अट्रैक्ट कर रही होगी और सन भी उसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी चीज को हम छोड़ दें एक जगह पर और वो वहीं पर रुकी रहे, वो ना तो सूर्य की तरफ जाए और ना ही पृथ्वी की तरफ आए, क्योंकि आकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्शनल पुल है। तो ये लेगरेंग पॉइंट्स क्या हैं? लेगरेंग पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो ये ऐसे बिंदु हैं जहां पर अगर आप किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, वहां पर ले जाकर के रोक देते हैं या रख देते हैं, तो ये अपनी जगह पर रुके रहेंगे, अपनी जगह पर रुके रहेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि लेगरेंग पॉइंट का मतलब है, ये जो एल पॉइंट्स होते हैं इनका मतलब है हमारे स्पेस में, हमारे अंतरिक्ष में मिलने वाले ऐसे बिंदु, ऐसे पॉइंट्स जहां पर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पिंड पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, जो बल हैं, वो कैसे होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं,
ठीक है, साम्यावस्था में होते हैं, संतुलन में होते हैं। और फोर्सेस दो प्रकार के लगते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि एक वो बल जिससे सूर्य चीजों को या पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींचेगा, और दूसरा वो बल जिससे बाहर की तरफ धकेलेगा, धक्का देगा। ठीक है, तो एक खींचने वाला बल है और दूसरा धक्का देने वाला बल है। जिस जगह पर ये सब चीजें संतुलित हो जाए वहां पर जाकर के आप छोड़ दीजिए किसी चीज को, तो वो वहां पर रुकी रहेगी। तो ये जो लैग्रैंज पॉइंट्स हैं यही है। अब अगला सवाल ये है कि लैग्रैंज पॉइंट्स या एल पॉइंट्स हैं कितने। तो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर ये सूर्य है, मैंने लिखा ये सूर्य है, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी पृथ्वी, और सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है L1, ये पहला लैग्रैंज पॉइंट है। यहां पर आप देख रहे हो कि पृथ्वी के दूसरे साइड में यहां पर एक और है L2, ये L2 हो गया। ठीक, फिर आप देख रहे हैं कि यहां पर जैसे L2 पृथ्वी के उस साइड है, वैसे ही L3 सूर्य के इस साइड है, तो ये हो गया L3। और बाकी दो और हैं, एक L4 और एक L5। तो कुल मिलाकर के कितने लैग्रैंज पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे, कुल मिलाकर के 5 लैग्रैंज पॉइंट्स हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 5 लैग्रैंज पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये जो 5 लैग्रैंज पॉइंट्स हैं ना, इन्हें भी दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में, दो श्रेणियों में क्या करते हैं, हम बांटते हैं। जैसे आप देखोगे L1, L2, L3, ये जो मैंने आपको यहां पर दिखाया ना, कौन कौन से, L1, L2 और L3। तो ध्यान से देखिए, तीनों एक सीधी लाइन में हैं। L1, L2, L3 ये तीनों एक सीधी लाइन में हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अनस्टेबल पॉइंट्स। क्या कहते हैं, अनस्टेबल, यानी कि अस्थिर हैं। अस्थिर का, अनस्टेबल का मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर यहां पर आपने किसी चीज को, मान लीजिए जैसे आदित्य L1 यहां पर है, L1 पर गया है ना, अब ये अनस्टेबल पॉइंट है। ठीक है, अगर किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस हुआ है ना, कोई धक्का वक्का लगा, किसी प्रकार का बल लगा उस पर, तो वो वहां पर रुक नहीं पाएगा। जब तक संतुलन में है, जब तक बैलेंस में है, तब तक ठीक है, अनस्टेबल है। फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर अनस्टेबल है तो L1 को क्यों चुना गया, भाई कोई और चुन लेते। वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया गया है। ठीक, लेकिन L1, L2, L3 ये कैसे हैं, अनस्टेबल हैं, अस्थिर हैं। L4 एंड L5 ये कैसे पॉइंट्स हैं, स्टेबल पॉइंट्स हैं, मतलब स्थिर हैं। यहां पर अगर किसी चीज को आपने ले जाकर के रख दिया, तो उस पर अगर आप थोड़ा बहुत कुछ विक्षोभ भी पैदा होता है, थोड़ा कोई धक्का लग गया, बल लग गया, तो वो चीज इतनी आसानी से, इतना जल्दी अस्थिर नहीं होगी, याद रखिएगा। तो ये L पॉइंट्स हो गए। लैग्रैंज पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ठीक, अब चलते हैं आगे। हमारा आदित्य L1 कहां पर पहुंचा है, L1 पॉइंट पर। अब ये L1 पॉइंट है कहां पर, किसी ने सवाल पूछा था, कलीम का एक सवाल आया था कि डिस्टेंस भी क्लियर कर दीजिए सर। ठीक, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे अगर आप पृथ्वी और सूर्य की बात करोगे, अर्थ और सन की बात करोगे, तो अर्थ और सन की जो एवरेज डिस्टेंस है, औसत दूरी, वो कितनी है, 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर, मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की बात हो रही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एवरेज कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ये जो L1 है, ठीक है, L1 जो है ये कितनी दूरी पर है। अगर आप L1 की बात करोगे कि भाई L1 की डिस्टेंस कितनी है, L1 की दूरी कितनी है, तो L1 की अगर हम दूरी देखें तो ये लगभग हमें देखने को मिलता है कि शायद 15 लाख किलोमीटर के आसपास है, 15 लाख किलोमीटर के आसपास है। इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा चेक भी कर लीजिएगा। ठीक, L1 जो है लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अब अगर ये यहां पर है, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, और यहां पर 15 करोड़ किलोमीटर की बात हो रही है, 15 करोड़ किलोमीटर की बात हो रही है। ठीक,
तो इसका मतलब L1 सूर्य और पृथ्वी की दूरी की तुलना में काफी नजदीक है। लेकिन एक खास चीज जो है कि चंद्रमा मून की दूरी कितनी है? तो मून की दूरी लगभग आप कह सकते हो कि लगभग 4 लाख किलोमीटर है। 4 लाख किलोमीटर, यानी कि मून पास में है। ये आप देख रहे हो, ये मून का ऑर्बिट है, ये चंद्रमा की कक्षा है। मून यहां पर है, ये और दूर है, L1 और दूर है। ठीक, तो दूरी की अगर बात होगी तो सूर्य और पृथ्वी के अर्थ, हाँ 1.5 मिलियन किलोमीटर प्रिसाइसली, बिल्कुल वही मुझे भी याद आ रहा था। ठीक है, कि 15 लाख किलोमीटर, 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख। तो सुनिए कितना, आप देखोगे कि मून कितनी डिस्टेंस पर है? लगभग 4 लाख किलोमीटर। आप कह सकते हो 3,84,400 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ये मून की डिस्टेंस है। L1 कितनी दूरी पर है? तो L1 हमारा आ गया 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर आ गया। सन की कितनी डिस्टेंस है? तो सन की डिस्टेंस है 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, क्लियर हो गया कि L1 है कहां पर, दूरी कितनी है। ठीक, जर्नी में कितना टाइम लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो हमने L1 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कि जब इतने सारे पॉइंट्स हैं और हमें पता है L1, L2, L3 ये अनस्टेबल हैं, L4, L5 ये स्टेबल हैं, तो हमने L1 को क्यों चूज किया? भाई क्या ऐसी जरूरत थी, क्यों L1 को चूज किया गया अगर वो अनस्टेबल है? ध्यान से सुनना, जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम L2 को चूज करते, जैसे L3 काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, L4, L5 अलग, L1 को हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि अगर आप किसी चीज को L1 में, मान लो हमारा आदित्य यहां पर पहुंच गया, तो एकदम सूर्य के सामने है ना, इट इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द सन। ठीक, और ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो इसलिए कम्युनिकेशन, क्योंकि आप किसी चीज को स्पेस में भेज दे रहे हो, तो वो जो इंफॉर्मेशन आपको भेजेगा, वो जो सूचना जानकारी आपको भेजेगा, वो भी तो आपको मिलनी चाहिए, उसकी भी तो आपको जरूरत होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आदित्य हमारा रहेगा तो वो सूर्य को लगातार देखता रहेगा, क्योंकि बीच में चंद्रमा या कोई चीज आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए देखिए क्या लिखा है कि 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर हमने क्यों चूज किया? बिकॉज इट ऑलवेज फेसेस द सन, हमेशा सूर्य के सामने रहेगा, और हमेशा सूर्य के सामने रहेगा तो हम लगातार सूर्य को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन, किसी प्रकार का अवरोध आने की संभावना नहीं रहेगी। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा। और एक चीज और बता दूं, यहां पर यह बात तो लिखी हुई है। ठीक, दूसरा अगर आप देखोगे कि ये जो आपका L1 है ना, कितने किलोमीटर दूर है? 15 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो ये हमारे पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र, उसके भी बाहर है। और क्योंकि उसके बाहर है तो इसीलिए सन से जो भी सोलर विंड्स आती हैं, सोलर विंड्स मतलब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आवेशित कण होते हैं जो अपने साथ ऊर्जा लेकर के आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज पार्टिकल एंटर नहीं कर पाते, प्रवेश नहीं कर पाते। तो ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो सोलर विंड्स को भी हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंडिया की आवाज बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है सेशन। तो आते हैं कि L1 को क्यों चूज किया। पहले तो देखो, सूर्य के हमेशा सामने रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, तो बीच में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई अवरोध, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा। और दूसरी चीज, आप जो सोलर विंड्स वगैरह होती हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको पढ़ सकते हो। ठीक, अब यहां पर बात आई कि L1 हमें लगातार सूर्य के बारे में स्टडी करके, सूर्य के बारे में अध्ययन करके क्या करता रहेगा? हमें जानकारी उपलब्ध कराता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये आदित्य L1 को भेजा किस लिए गया है?
क्या काम करने के लिए भेजा गया है? क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर भेजते हो अंतरिक्ष में, तो काम क्या करना है? देखो, इसका जो काम है वो सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, सन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है। अब सन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गैदर करना? जैसे प्रॉब्लम ऑफ कोरोनल हीटिंग, कि कोरोनल हीटिंग क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक चीज बता दूं। देखिए, हमारा सन सबसे पहले उसका अंदर का हिस्सा है जिसे हम कोर कहते हैं। कोर के बाहर आप देखोगे फोटोस्फेयर है, फोटोस्फेयर के बाहर क्रोमोस्फेयर है, और क्रोमोस्फेयर के बाहर हमें मिलता है सन का एटमॉस्फेयर, सूर्य का वायुमंडल, जिसे कहते हैं कोरोना। अब यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि कोरोना का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर, इसका जो तापमान है, वो फोटोस्फेयर या क्रोमोस्फेयर से बहुत ज्यादा है। तो ये अपने आप में एक चीज है ना भाई। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है, तो पृथ्वी का वायुमंडल सतह से ज्यादा गर्म हो, ये अपने आप में एक एबनॉर्मल चीज है, एक असामान्य चीज है। अगर ऐसा होता है, सूर्य के साथ हमें ये देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए भाई ये क्यों हो रहा है? कोरोनल मास इजेक्शंस, ये जो कोरोना है ना, इस कोरोना से समय समय पर क्या निकलते हैं? पदार्थ निकलते हैं अंतरिक्ष की ओर, चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं। तो वो क्यों निकलते हैं? प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज, सूर्य से निकलती हैं सौर ज्वालाएं, ठीक है, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं उनको। तो उन ज्वालाओं के निकलने से पहले क्या होता है, उनके दौरान क्या होता है, इसको पढ़ना, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ स्पेस वेदर, यानी कि अंतरिक्ष में जो मौसम रहता है, सूर्य के चारों ओर का जो अंतरिक्ष है उसमें जो मौसम रहता है, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, इसको पढ़ना। और प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स, यानी कि सूर्य से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, जो कण निकलते हैं, ठीक है, सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके से वो प्रोपेगेट करता है, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक, तो मतलब आदित्य L1 का मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? क्रोमोस्फेयर को पढ़ना, कोरोना को पढ़ना, ठीक है, सोलर फ्लेयर, सौर ज्वालाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, इस चीज को देखना। कोरोनल मास इजेक्शंस, मैंने बताया ना, कोरोना वायुमंडल है, वायुमंडल से जो पदार्थ निकलते हैं बाहर की तरफ, उसी क्या कहते हैं? कोरोनल मास इजेक्शंस कहते हैं, उनको पढ़ना। सोलर विंड्स, सौर पवनों को पढ़ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन, हमारे सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, वैसे सन का भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको भी पढ़ना। और इनका स्पेस वेदर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर का जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखना। और साथ ही साथ सूर्य से उसके आसपास के स्पेस में, अंतरिक्ष में किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होता है, इस चीज को देखना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आदित्य L1 के, ठीक है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आदित्य L1 हमें जानकारी, अच्छी जानकारी क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी, एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। देखिए, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ना कोरोना, सन्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक चीज बता दूं कि सन को स्टडी करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट भेजा गया था जिसका नाम है पार्कर। क्या कहते हैं? पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर याद रख लीजिएगा, पार्कर। लेकिन ये इसरो का नहीं है, ये नासा का है। और कब भेजा गया था? इसे भेजा गया था 2018 में, 2018 में। और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2021 इन 2021 पार्कर बिकेम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू फ्लाई थ्रू कोरोना। सूर्य के कोरोना से होकर के उड़ने वाला पहला ऑब्जेक्ट बना। कौन? नासा का ये जो प्रोब था पार्कर। ये तो ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल, पार्कर सोलर प्रोब, नासा। तो हमने एक न्यूज जो हम लोगों को देखनी थी वो हमने देख ली। अब मैंने कहा ना टेस्ट होगा संडे को,
टेस्ट तो होगा, लेकिन हम हर न्यूज पर कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक सवाल लेकर के आए। ठीक, अब सवाल देखिए आपके सामने है। पहला है, आदित्य L1 इज इन अ हालो ऑर्बिट अराउंड द सन मून L1 पॉइंट, यानी कि आदित्य L1 सन मून L1 पॉइंट के चारों ओर हालो ऑर्बिट में है। दूसरा है, आदित्य L1 हैज 7 पेलोड्स टू ऑब्जर्व डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सन, यानी कि आदित्य L1 में 7 पेलोड्स हैं जो सूर्य के बारे में अलग अलग चीजों का अध्ययन करेंगे। तीसरा है, आदित्य L1 इज द फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन फ्रॉम अ लैगरेंज पॉइंट, यानी कि एक लैगरेंज पॉइंट से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है। और चौथा है, आदित्य L1 विल मॉनिटर द सन फॉर 10 ईयर्स, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन 10 वर्षों तक करेगा। 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं। पढ़ तो रहे हो, जल्दी से अच्छा इसका आंसर बता दो। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से, जितने लोग क्लास में हैं फटाफट आंसर कर दें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होगा। इतने टाइम की मेहनत काम आई कि नहीं आई? अभी मैं एक ही आंसर देख रहा हूं, सिर्फ एक ही आंसर आया है, बस सिर्फ एक ही आंसर है। फटाफट बताइए जल्दी से। क्या बात है भाई, लग रहा है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल सवाल है। चलो अच्छा, जितने लोगों ने आंसर दिया ठीक है, जितने लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो भी ठीक है, जितने लोगों का आंसर देने का मन नहीं है वो और भी ठीक है। तो आंसर एक डी आया है, एक बी आया है, ओनली 2। देखिए, सन मून के L1 पॉइंट में नहीं है, सन और अर्थ के L1 पॉइंट में है, सूर्य और पृथ्वी के L1 पॉइंट में है। ठीक है, 7 पेलोड्स हैं, बिल्कुल सही बात है। लैग्रेंज पॉइंट से सन को स्टडी करने वाला, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है, यह बात भी सही है। लेकिन आदित्य L1 10 साल के लिए नहीं है, ये 5 साल के लिए है। कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए। तो इसलिए याद रखिएगा, इसमें ओनली 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 2 स्टेटमेंट्स कैसे हैं? आपके गलत हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, ये आपका मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए परीक्षाबाज के, वहां पर ये सवाल भी आप लोगों को मिल जाएगा। और आप अपने आंसर, हमारी ये जीमेल आईडी है parikshabaz@gmail.com, आप अपना आंसर लिख करके उसको स्कैन करके इस पर क्या कर सकते हो? भेज सकते हो।